हेलो एवरीवन। तो काफ़ी टाइम से आप कह रहे थे डी एन एफ ब्लॉक का वन शॉट वीडियो बनाने के लिए, तो आज हम वन शॉट वीडियो करेंगे डी एन एफ ब्लॉक का। और ये एक्चुअली मैं एनसीईआरटी हाईलाइट नहीं कराऊंगा, ठीक है ना? ऐसा ना सोच लेना एनसीईआरटी हाईलाइट होगा। मैंने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ही नोट्स बना रखे हैं। तो जैसे 3-4 पेज एनसीईआरटी का है, उसके बाद वो 3-4 पेजों में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको रट के अच्छे से जानी है वो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी ये हाईलाइटेड है क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यही जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं वही नीचे वहां पे आके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो नोट्स हैं अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि कई लोग आप में से ये कह रहे थे कि इस चैप्टर में समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, है ना। तो हाँ, थोड़ा सा उस टाइप का चैप्टर है डीएनएफ ब्लॉक, कि थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए। लेकिन अब मैंने नोट्स बना दिए हैं तो उसको नोट्स को पढ़ लेना, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं डीएनएफ ब्लॉक को पढ़ना। सबसे पहले देखो, जो डी ब्लॉक होता है ये 3 से 12 नंबर का जो ग्रुप होता है ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक होता है। और जो एफ ब्लॉक होता है इसमें 4F और 5F सीरीज आती हैं, ठीक है। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये किसको कहते हैं? डी ब्लॉक को। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और जो एफ ब्लॉक होता है उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। डी और एफ ब्लॉक दोनों के अंदर पूरे पूरे मेटल्स होते हैं, कोई नॉन मेटल नहीं है, कोई मेटलॉइड नहीं है, ठीक है। तो डी एन एफ ब्लॉक में पूरा मेटल होता है, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक को कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन मेटल एफ ब्लॉक को, ठीक है। तो टोटल 4 सीरीज हैं डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। 3D सीरीज जो कि स्कैंडियम से जिंक तक होती है, 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज है, फिर 6D सीरीज है। अब आपको याद नहीं करना है ना, एलिमेंट्स को याद नहीं करना, सिर्फ 3D सीरीज के एलिमेंट आपको याद करने पड़ेंगे, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, क्योंकि ये काफी ज्यादा अलग अलग चैप्टर्स में काम आते हैं। इस चैप्टर में भी काम आएंगे, बाकी कई और भी चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे समझ लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्कैंडियम से जिंक तक का काफी ज्यादा काम आता है। तो स्कैंडियम से जिंक तक का इसका एलिमेंट, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है और जिंक का 22 होता है, ठीक, सॉरी 30 होता है, ठीक है। जिंक का 30 होता है। तो इसका 21, इसका 30, 21 से 30 तक के एलिमेंट्स आप इसको याद कर लेना। लर्न मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये कई चैप्टर्स में आपको काम आएगा, ठीक है। तो बाकी और कोई सीरीज आपको 4D नहीं याद करना, 5D नहीं और 6D भी नहीं याद करना है, ठीक है। एफ ब्लॉक की बात करें तो 4F में भरा जाता है सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक। 5F ऑर्बिटल भरा जाता है थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक, ठीक है। अच्छा, 4F ऑर्बिटल जिसमें भरा जाता है उनको हम लेंथेनॉइड कहते हैं, और जो 5F ऑर्बिटल भरा जाता है वो सारे के सारे एक्टोनॉइड्स होते हैं, ठीक है। ज्यादातर एक्टोनॉइड जो होते हैं उनके बारे में हम कुछ खास पढ़ते नहीं है, क्योंकि ज्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या नाम दिया जाता है, ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ट्रांजिशन करती हैं, मतलब चेंज करती हैं एस से पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक से होते हुए। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये हमारा मान लेते हैं एस ब्लॉक है, और यहाँ पे हमारा पी ब्लॉक होता है, और इस साइड कहीं जाके हमारा, सॉरी ये डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक है ना, ये एस है, ये डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक। तो यहां से जो प्रॉपर्टी शुरू होती है, जैसे साइज मान लेते हैं, यहाँ साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, फिर धीमे धीमे वो साइज छोटा होता 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 यहाँ पे काफी छोटे साइज आने लगते हैं। तो देख लो, कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है वो यहाँ से होके होते एकदम काफी ज्यादा चेंज हो जाती है पी ब्लॉक में पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रॉपर्टीज का चेंज है, चेंज को ही ट्रांजिशन कहा जाता है, ठीक है। तो चेंज जो है प्रॉपर्टीज का, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है डी ब्लॉक को। और इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है एफ ब्लॉक को। एफ ब्लॉक क्योंकि यहाँ पे नीचे होता है, डी ब्लॉक के अंदर होता है, इसीलिए डी ब्लॉक एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनकी डिफिनेशन में एक चीज याद रखना कि इनकम्प्लीट डी सबसेल को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे, मतलब जिनमें डी में टोटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 नहीं होने चाहिए, 10 से कम होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तभी उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। अच्छा, यहीं पे एक आपको सामने दे रखा है, देख सकें, इसको हटा देते हैं जरा ये लाइन। हाँ, अब जैसे देखो, जिसमें इनकम्प्लीट डी सबसेल होगा उसी को हम ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। अब जो जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है, इनमें कंप्लीट डी होता है, इसी वजह से इनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जाता है। किसको किसको? जिंक, कैडमियम, मरकरी को। अच्छा, क्या ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है? बिल्कुल है, डी ब्लॉक के अंदर है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, लेकिन इनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं कहेंगे क्योंकि इनका डी सबसेल फुल है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले पेज में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है। दूसरे पेज में जो मैंने छोड़ दिया है वो छोड़ देना, ठीक है। बहुत ज्यादा काफी चीजें अच्छे से समझाई गई हैं, लेकिन ये नीट में नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब डी ब्लॉक की पहले हम बात करेंगे। डी ब्लॉक पोजीशन कहाँ पे है आपको पता है, एस और पी ब्लॉक के बीच में है, बड़ा सा मिडिल सेक्शन है ना।
अच्छा, डी ब्लॉक में पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल भरे जाते हैं। पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियस है किसी एटम का, ये पहली सेल है उस एटम की, ये दूसरी सेल है और ये तीसरी सेल है। तो जो सबसे बाहर वाली सेल होती है उसको हम अल्टीमेट सेल कहते हैं, इसको हम अल्टीमेट सेल कहेंगे। और जो जस्ट अंदर वाली होती है सबसे बाहर से जस्ट उसके जस्ट बाद वाली जो सेल होती है उसको हम पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। तो ये पेन अल्टीमेट अल्टीमेट सेल है, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक होते हैं इसमें पेन अल्टीमेट शेल में आपको एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हुए दिखेंगे, और उसी से 3D 4D 5D और 6D सीरीजेस डेवलप होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2 होता है, ठीक है। एक्सेप्ट यहाँ पे है पैलेडियम, पैलेडियम के अलावा पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D10 और 5s0 हो जाता है। s के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो d में चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, जो एक एक्सेप्शन है पैलेडियम का, ये इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स में लिखा हुआ है, तो ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। पैलेडियम का है। और नॉर्मली क्या होता है n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2, ठीक है। अच्छा, हाँ, कई एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेंगे। ये जो n-1 D 1 to 10 है इसका कई एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और इस एक्सेप्शन देखने का रीजन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे पैलेडियम में देखा कि s के दोनों इलेक्ट्रॉन d में आ गए, ऐसा क्यों होता है? वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d एंड ns ऑर्बिटल। जो ns और n-1 d ऑर्बिटल है उनके बीच में बहुत ही छोटा सा एनर्जी का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ से आसानी से यहाँ पे चले जा सकते हैं, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन कूद जाते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पे आप देखो क्रोमियम और कॉपर में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग देखने को मिलेगा। जैसे क्रोमियम जो होता है उसका 3D5 4s1 हो जाता है, जबकि 4s2 3D4 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन s से d में चला जाता है जिससे कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए और स्टेबिलिटी ज्यादा मिले, है ना। तो 4s2 होना चाहिए था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला d में आ गया और 3D5 बना लिया। नॉर्मली होना चाहिए था 4s2 3D4, लेकिन हुआ क्या 4s1 3D5, ठीक है। ये देखो ये होना चाहिए था और ये हो गया, ठीक है। एनर्जी गैप कम होने की वजह से, इसी वजह से होता है। ऐसे ही कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ऐसे कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 और 4s1 हो जाता है, हालांकि होना चाहिए था 3D9 4s2। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद रखना है। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपको दोनों बताए गए हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा सा फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज के बारे में बताया गया, कुछ खास आपको इसमें नहीं देखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो वही चीजें फिर से बताई हैं, जिंक कैडमियम मरकरी, और यहाँ पे सीएन एक और आ गया है, सीएन क्या, कॉपरनिशियम, ठीक है। तो ये चारों जो होते हैं ये, इनका जनरल फॉर्मूला n-1 D10 होता है और NH2 होता है, क्योंकि D जो है वो फुल है ना, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रखी है। तो ये याद रखना कि जिंक कैडमियम मरकरी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो नहीं याद करना है आपको, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसमें D10 होता है, भरा हुआ रहता है D, ठीक है। अच्छा, हाँ देखो एक और चीज यहाँ पे एनसीईआरटी देखो अलग अलग चीज अलग अलग जगह पे लिखता है। पहले एनसीईआरटी ने कहा कि फुलफिल्ड जहां पे फुलफिल्ड डी डी शेप सेल होगी वो उसको हम डी मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। अब एनसीईआरटी बता रहा फुलफिल्ड डी सब सेल नहीं होनी चाहिए इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब दोनों स्टेट में 3D10 नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 3D10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए इनको नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को करते हैं और कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, कई सारे आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखे होंगे डी ब्लॉक में, ठीक है। कैटेलिटिक प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं, ठीक है। तो इस सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है देख लो, किस ग्राउंड पे आप कह सकते हैं कि स्कैंडियम Z21 जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जिंक नहीं है। तो जिंक जो होता है इसमें 3D10 होता है ना, फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये वो नहीं है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब देखो जितनी भी चीजें आपने पढ़ी उसका समरी यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जब डी ऑर्बिटल में जाएगा तो हम उसे कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में जाएगा तो हम उसे कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये ट्रिक है, ठीक है। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही ब्लॉक डिसाइड होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1s2 2s2 और 2p3 इतने पे रह गया तो ये p ब्लॉक एलिमेंट होगा, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन p पे गया है,
ठीक है। डी पे जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ पे जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, समझे। सेकंड पे आओ, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसमें फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ठीक है, समझ में आ गया। चौथा देखो पॉइंट, बेसिकली तीसरा, हाँ तीसरा पॉइंट देखो, अल्टीमेट और पेन अल्टीमेट सेल किसे कहते हैं। सबसे बाहर वाली सेल को अल्टीमेट कहते हैं, सेकंड लास्ट सेल जो होती है उसको पेन अल्टीमेट कहते हैं, ठीक है। चौथा देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है, n-1, डी 1 to 10 और ns 1 to 10, ठीक है। एक्सेप्शन हमारा पैलेडियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अगर हम करेंगे एटॉमिक नंबर 46 है, तो नॉर्मली होना क्या चाहिए था हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d8 ये होना चाहिए था, हाँ। आखिरी के दो जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखो, 5s2 4d8 होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया 5s0 4d10। ऐसा हुआ क्यों, s और d के बीच में एनर्जी का डिफरेंस काफी कम है, ns और n-1d, समझ में आ रहा है ना। ns मतलब 5s और n-1 यानी 5 में से 1 माइनस कर दो तो 4d, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, ठीक है, 4d, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड, समझ में आ गया। तो ये पैलेडियम का आप एग्जांपल अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसके अलावा क्रोमियम है, मैंगनीज, मैंगनीज नहीं, क्रोमियम है और कॉपर है, जिसका एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिया गया है पीरियोडिक टेबल वाले उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथा हो गया, पांचवे पे आ जाओ। देखो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए, ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में भी। अगर कंप्लीट हो गया किसी भी स्टेट में, अगर ग्राउंड स्टेट में कंप्लीट हो गया या फिर कॉमन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में कंप्लीट हो गया तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा उसे, ठीक है। एग्जांपल देखो यहाँ पे एजी जो होता है ये 4d10 5s1 होता है, ठीक है। इन एजी प्लस टू स्टेज में एजी 4d9 और 5s1 होता है, और इसीलिए फुल फील्ड होने के बावजूद भी देखो 4d10 है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट से हटा देना चाहिए था, लेकिन A+2 स्टेज में देखो 4d10 नहीं है, इसी वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो एजी का एग्जांपल ये अच्छे से ध्यान रखना है ना। देखो जैसे नॉर्मली 4d10 है, 4d10 वाले को हटा दिया जाएगा ना, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो गया, तो एजी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते थे, लेकिन A+2 स्टेज में, AG+2 स्टेज में यार, है ना, AG+2 स्टेट में देखो 49 पे पहुंच गया तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो गया, तो हम एजी को ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे क्राइटेरिया इनकम्प्लीट का दोनों है, ग्राउंड स्टेट में भी, कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कॉमन उसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखता हो उस स्टेज में भी, ठीक है। तो ये पहला पेज था हमारा। अब देखो आगे चलते हैं, अब हम सीधा अपने नोट्स को पढ़ेंगे, अब हम पेजेस को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं ये आप पढ़िएगा, ठीक है। अब हम सीधा क्या पढ़ेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे पेजेस हैं, इन सारे पेज के बाद जो हमारा नोट्स आता है, नोट्स यहाँ पे आता है, ठीक है। तो नोट्स पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिखा रखा है ये 8.3 ये भी करेंगे अभी। पहले नोट्स पढ़ते हैं, देखो, ठीक है। छठवां पॉइंट है, सारे डी एलिमेंट्स जो होते हैं वे टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, मेटल्स होते ही हैं तो मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज का स्ट्रक्चर जो है वो मेटेलिक का नहीं होता है, ठीक है। अब मैंगनीज यहाँ पे क्यों आया, इसका कुछ खास हमारे पास रीजन नहीं है। जिंक, कैडमियम और मरकरी के लिए हम रीजन दे सकते हैं क्योंकि 3d10 है। अब 3d10 जो होता है, मैग्नीज का भी थोड़ा सा रीजन है हमारे पास। 3d10 होता है कि सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं असल में, है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड नहीं बन पाता है। जो मेटेलिक बॉन्ड होता है एक्चुअली मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 7th पॉइंट में, मेटेलिक बॉन्ड होता है मेटल्स के बीच में। वो मेटेलिक बॉन्ड फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा बॉन्डिंग। अब जिंक, कैडमियम, मरकरी में 3d10 है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सारे के सारे पेयर्ड है, इसी वजह से जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेटेलिक नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना। अब रीजन क्या है, देखो, लो मेटेलिक बॉन्डिंग ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से लो मेटेलिक बॉन्डिंग रहती है जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज में, याद रखना अच्छे से, ठीक है। ये चार हैं जिनका मेटेलिक स्ट्रक्चर नहीं रहता। सातवां देखो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, और मेटेलिक बॉन्ड फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो सातवां हो गया। आठवें पे आओ, एज मेटल विथ हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आर वेरी लेस रिएक्टिव, जितना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा उतना कम रिएक्टिव मेटल होगा। इसका क्या मतलब होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब, मान लेते हैं ये एक ये लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, इसमें लाखों लोहे के एटम्स हैं ना, आयरन है, आयरन के एटम्स है लाखों।
अब इस टुकड़े को हम क्या करेंगे, हर एक एटम अलग अलग कर दें, इस टुकड़े को इतनी हीट दें कि हर एक एटम अलग अलग हो जाए। उस हीट को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब हमने सारे एटम्स को अलग अलग कर दिया। अब भाई जितनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, मतलब उतनी ज्यादा हीट देने के बाद ये अलग होंगे, और जितनी ज्यादा हीट देने के बाद ये अलग होंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट जो है कम रिएक्टिव है, तभी तो बहुत ज्यादा हीट करने के बाद ये अलग हो रहा है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जितनी ज्यादा होगी, जितनी हाई होगी, उतना लेस रिएक्टिव मेटल होगा। ठीक है, अब आते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है। पुअर स्क्रीनिंग ऑफ बाय एफ ऑर्बिटल्स, एफ ऑर्बिटल्स के द्वारा स्क्रीनिंग बहुत कम होती है, इसी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अच्छा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रेडियस ऑफ 4D और 5D सीरीज जो होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है ना। हमने पढ़ा है कौन कौन सी सीरीज होती है डी में, 3D 4D 5D और 6D। 4D और 5D जो एलिमेंट्स होते हैं इनके रेडियस काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, 10th देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट में वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी सेकंड और थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, है ना, डू नॉट इंक्रीज एज स्टेपली एज इन केस ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन हमने मान लो निकाल दिया, अब हमें दूसरा निकालना है, फिर दूसरे के बाद मतलब दूसरे में कुछ एनर्जी लगी, फिर हमने तीसरा निकाला, तीसरे में कुछ एनर्जी लगी, फिर चौथा निकाला, चौथे में एनर्जी लगी। अब हम देखेंगे दूसरा निकालने के बाद जब हमने तीसरा निकाला तो कुछ खास एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। जबकि कोई भी एटम अगर आप ले लो, उसमें से ऑलरेडी अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपकी मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो जाएगी, अपने नानी याद आ जाएगी आपकी, है ना। तो बहुत ज्यादा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। पहला अगर आपने आसानी से निकाल दिया तो निकल जाएगा, दूसरा निकालने में बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, मतलब पहला हमने निकाल दिया, फिर हमने दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, इतने इतनी ज्यादा स्टीपली नहीं इंक्रीज करती, जितनी बाकी एटम्स में जितनी अचानक से बढ़ जाती है उतनी इसमें नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीजें एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, 11th देखो, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी को लॉस होगा जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा है ना, ये हमारे डी ऑर्बिटल्स है, और यहाँ मान लेते हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और देखो सबकी स्पिन एक ही साइड है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एक कमरे में रह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, टाइम टाइम पे अपना अपना कैमरा एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे एक्सचेंज होता रहता है कमरा। ठीक है, और जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी ये खर्च करता है एक्सचेंज होने में, उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है एटम। ठीक है, तो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी मतलब एक्सचेंज जो एनर्जी होती है उसके लॉस होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, एलिमेंट एट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे एलिमेंट होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि देखो मान लेते हैं एक एलिमेंट है, वो मैक्सिमम मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ना, उसके है पास और भी कई सारे इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास और भी हैं, लेकिन वो मैक्सिमम दो ही निकाल सकता है। ठीक है, अब उसने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और वो E+2 के फॉर्म में आ गया। अब ये है, इससे और इलेक्ट्रॉन आप निकाल नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन आप इसको दे सकते हो। अच्छा, किसी चीज को हमने इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो वो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना, और अगर वो खुद रिड्यूस हो गया तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इसीलिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे एलिमेंट्स होते हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि भाई वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था मैक्सिमम, दो उसने लूज कर दिया है। अब आपको उसे इलेक्ट्रॉन देने की बहुत मतलब उसे इलेक्ट्रॉन लेने की अब उसकी बहुत चाहत है। आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन लोगे वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और मतलब खुद को रिड्यूस कर दिया, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब मान लेते हैं कि एक एटम है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक एटम है, और ये टोटल मान लेते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता था, लेकिन इसने अभी एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है, और E+ के फॉर्म में बना हुआ है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन और निकाल सकता है। इलेक्ट्रॉन निकाल लेना यानी लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑक्सीडेशन कराता है कहलाता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से और इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है, मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और खुद को ऑक्सीडाइज करता है तो सामने वाले को रिड्यूस करता है। इसीलिए जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पेज का नोट्स था। अब आओ जरा पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन क्या था 8.3। देखो, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई, कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिट करता है और क्यों। तो ये टेबल मैंने बताया था कि ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में देखो स्कैंडियम और जिंक देखो एक ही एक
ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट मतलब शो करते हैं। ये +2 जिंक +2 और स्कैंडियम जो है +3 एक ही एक करते हैं। और मैंगनीज जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +2 से लेके +7 तक। तो कई सारे ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज शो करता है। और इस वजह से, क्योंकि मैंगनीज जो होता है ये 4s2 3d5 के फॉर्म में रहता है, तो s से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये निकाल सकते हैं, और डी के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, ये भी निकल सकते हैं। तो टोटल देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं और ये भी निकल सकते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि कई सारे खाली इलेक्ट्रॉन्स हैं, कई सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निकल सकते हैं, इसी वजह से मैंगनीज जो है कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ठीक है, तो देखो ये +2 से लेकर +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मैंगनीज शो करता है। ठीक है, अच्छा ये भी देखो, दूसरा क्वेश्चन था, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देख लो स्कैंडियम है, जिंक भी है ना। स्कैंडियम एंड जिंक ये दोनों हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं ना। स्कैंडियम सिर्फ +3 करता है और जिंक जो है ये +2 करता है बस। ठीक है, तो और कुछ है एक्स्ट्रा? एक बार मैं मतलब चेक कर ले रहा हूँ ना कि कुछ एक्स्ट्रा ऐसा ना हो जाए। हाँ, ये जैसे एक चीज देख लो यहाँ पे, कुछ चीजें हैं जो कि सिर्फ बुक में मैंने लिखी है, नोट्स में नहीं लिखी, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ज्यादा उसको ध्यान नहीं देना, लेकिन याद करना है फिर भी। 3 टर्म्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिसाइड करने के लिए। पहला, इलेक्ट्रॉन का एक न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्शन, है ना भाई। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस में, एक तो ये डिसाइड करता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी। रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है, ये इलेक्ट्रॉन एक, दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा। तो एक तो ये डिसाइड करता है। दूसरी चीज है देखो एक्सचेंज एनर्जी, है ना। तीसरी चीज एक्सचेंज एनर्जी। तो ये तीन चीज मिलकर, एक्सचेंज एनर्जी मैंने ऑलरेडी बता दी, ये तीन चीज मिलकर आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिसाइड करती है। ठीक है, बाकी वही चीज लिखा हुआ है, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, है ना। हाँ, यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है देखो, Mn+ जो है ये 3d5 4s1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr+ इज D5। अच्छा, Cr+ जो होता है इसका D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn+ इज लोअर देन Cr+। Mn+ की आयनाइजेशन एंथैल्पी Cr+ से कम होती है। Cr+ से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों होती है? क्योंकि Mn+ जो होता है ये स्टेबल हो जाता है एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, Mn+ Mn+ जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। Mn+ जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है Cr+ से, ड्यू टू किसकी वजह से? एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। एक्सचेंज एनर्जी, Mn+ में ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है और वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबल अगर ज्यादा हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको निकालना बहुत टफ हो जाएगा। इसी वजह से Mn+ जो है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। वैसे Cr+ की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि देखो D5 आ रहा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा, लेकिन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को भी Mn+ ने पीछे कर दिया है। वैसे यहाँ पे भी 3d5 आ रहा, लेकिन फिर भी Mn+ में एक्सचेंज के चांसेस ज्यादा है ना। 4s1 और 3d5 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, ज्यादा चांसेस है एक्सचेंज के, तो इसी वजह से Mn+ का जो है स्टेबिलिटी ज्यादा होगी Cr+ के कंपेरिजन में। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि आप याद कर लेना। ठीक है, और कुछ? बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लिख के दी है कि सेकंड और थर्ड डी सीरीज का जो है एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई, क्योंकि वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से। ठीक है, हाँ ये देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, ये सब लिख के दी मैंने दिया। ठीक है, और क्या? ये भी मैंने लिख के दिया है सामने पॉइंट से। बस, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। मैंने आपको बताया था कि किसका किसका मेटेलिक स्ट्रक्चर नहीं होता, जिंक, कैडमियम और मरकरी और मैंगनीज, ये चार। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों कम हुआ है? मेटेलिक स्ट्रक्चर नहीं, मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं है सही से, इसी वजह से इसका वो कम हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा
क्या कहते हैं, पढ़ लेना, अगर आपके पास थोड़ा टाइम होगा तो ये भी पढ़। तो ये वाला पेज पूरा कंप्लीट हो गया, अब हम चलेंगे अगले पेजेस पे। तो अब बाकी के जो पेज हैं, जैसे ये वाला, ये सारे पेजेस, ठीक है, और इनके नोट्स हमने यहाँ बना रखे हैं, तो अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉपर के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कॉपर कॉपर प्लस टू से कॉपर में बदलता है ना, एम प्लस टू से एम, मतलब कॉपर प्लस टू से जब कॉपर में बदलता है कॉपर, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये पॉजिटिव आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट इज अनेबल टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन नहीं निकाल पाता है एसिड से जब वो रिएक्ट करता है ना। एसिड से जब रिएक्शन रिएक्शन होता है मेटल का, तो हाइड्रोजन निकलती है, लेकिन कॉपर जो है वो काफी ज्यादा वीक है, वो नहीं निकलवा पाता है हाइड्रोजन को। और इसी वजह से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आता है एम प्लस टू से एम चेंज होने में, वो पॉजिटिव आता है। अब ऐसा क्यों है? देखो दो चीजें हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो चीजों पर डिपेंड करता है यहाँ पे। पहली चीज तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज कॉपर टू कॉपर प्लस टू इज वेरी हाई। कॉपर से कॉपर प्लस टू में, कॉपर को कॉपर प्लस टू में चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पॉजिटिव दिखता है, ठीक है। और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है, हाइड्रेशन की वजह से एनर्जी जो निकलती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती और ये कॉपर से कॉपर प्लस टू चेंज करना हमारे लिए आसान होता, तो हमारा ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता वो नेगेटिव आता, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉपर से कॉपर प्लस टू चेंज करना बहुत ही ज्यादा, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, और इसके अलावा हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए कॉपर जो है इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने को मिलता है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी समझते हो? जैसे कॉपर है, मान लेते हैं ये कॉपर का एटम है। कॉपर का एटम जब पानी में आप डालेंगे तो उसको बगल बगल से वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे आके घेर देंगे, इसको कहते हैं हाइड्रेशन होना। और जब हाइड्रेशन हो जाता है तो जो एनर्जी निकलती है हाइड्रेशन की वजह से, उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ बहुत कम निकलती है, ठीक। अच्छा, फ्लोरीन बॉन्डेड एलिमेंट्स आर स्टेबल इन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू। जब एलिमेंट्स जो है फ्लोरीन से बॉन्ड होते हैं तो वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखो दो दो एटम्स आपको दिखेंगे, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इन दोनों एटम से जब कोई भी एलिमेंट बॉन्ड होता है तो अच्छी खासी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, जैसे प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। लेकिन किससे बॉन्ड हुआ? फ्लोरीन और ऑक्सीजन से। तो फ्लोरीन से बॉन्डेड एलिमेंट हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि हाई लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा होती है, और बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है। फ्लोरीन का जो बॉन्ड बनता है उस मेटल से, वो स्ट्रांग होता है, और लैटिस जो है वो भी स्ट्रांग रहता है, तो इसी वजह से फ्लोरीन से जो बॉन्डेड एटम होते हैं वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होते हैं। जैसे देखो VF5 यानी प्लस 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, CrF5 CrF6 है ना, +5 +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ स्टेबल है। अब VI5 VCl5 इस तरीके से जो क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन से जुड़े हुए एलिमेंट आपको दिखेंगे +5 +6 स्टेज में, वो जो है कम स्टेबल होंगे, ठीक है। एलिमेंट आपको दिख तो जाएगा लेकिन काफी कम स्टेबल होगा। फ्लोरीन वाला काफी अच्छा स्टेबल होगा, ठीक है। ऑक्सीजन वाला भी स्टेबल होता है, आगे यहाँ पे पता चलेगा आपको। देखो ऑल्सो फ्लोराइड्स आर लेस स्टेबल इन +2 स्टेट। अब ये एनसीईआरटी ने ये पॉइंट भी बताया कि फ्लोराइड जो है वो +2 स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे रीजन आपको नहीं बताया गया, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है बस, कि फ्लोराइड्स जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। हाँ, ये दूसरा पॉइंट देखो, ऑक्सीजन कैन फॉर्म मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन फ्लोरीन। फ्लोरीन से भी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो है ऑक्सीजन के होते हैं हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे कि MnO2, ठीक है। MnO2 में देखो ऑक्सीजन की, सॉरी, Mn की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 7, +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट, और +7 में भी ये काफी स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी जो है दो ही एलिमेंट में होती है, फ्लोरीन से जुड़ने पे या ऑक्सीजन पे जुड़ने पे, काफी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये स्टेबल रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी का काफी अच्छा, आउट ऑफ Cr+2 एंड Fe+2, Cr+2 जो है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा क्यों है? वैसे तो देखो यहाँ पे Cr+2 जो है जब Cr+3 में चेंज होता है, मतलब खुद जो है ऑक्सीडाइज हुआ, तभी तो सामने वाले को रिड्यूस किया, इसीलिए हम रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं। तो जब Cr+2 Cr+3 में चेंज होता है तो वैसे D4 से D3 में चला जाता है, और Fe+2 जो है Fe+3 में चेंज होता है तो D6 से D5 में चला जाता है। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि Fe+2 से Fe+3 जाना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है D5। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जो Cr+2 से Cr+3 जाता है,
ये जो है D4 से जब D3 में चेंज होता है मतलब कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो D3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ एक्सचेंज एनर्जी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, जो कि हमने लिखा नहीं है यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको हटा के लिख देते हैं इस जगह पे, है ना। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्यों ज्यादा स्टेबल है Cr+3+2 और Fe+2 में, Cr+2 क्यों ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो D3 कॉन्फ़िगरेशन आता है, हाई एक्सचेंज एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी निकल जाती है, इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। वैसे तो देखने में लगता है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन भाई हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, काफी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन Cr+3 ज्यादा स्टेबल हो जाता है D3 कॉन्फ़िगरेशन, तो हाई एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो याद रखना Cr+2 और Fe+2 में Cr+2 ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जब वो Cr+2 Cr+3 में चेंज होगा, यानी खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तभी तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो खुद को जब ऑक्सीडाइज कर देता है तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसी वजह से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। भाई वो क्योंकि स्टेबल होना ही चाहता है हर एटम, तो ऑक्सीडाइज करेगा खुद को और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट का कई बार पूछा जाता है। फॉर्मूला होता है म्यू, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से शो करते हैं, √n+2। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप एन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देंगे √n और ब्रैकेट में n+2, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेट्रॉन, बी एम, कैपिटल बी और कैपिटल एम लिखते हैं, जिसको कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। ये इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है, तो पिछले 3-4 पेज में जो भी लिखा था, जो बहुत ज्यादा आपको याद करना है अच्छे से, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब एक बार फिर से 4 पेज जो हमने पढ़े उसको एक बार देख लेते हैं, अगर कोई पॉइंट छूट रहा हो तो सारी चीजें हमने करा दी है ना। ये वाला पॉइंट हमने करा दिया, कॉपर क्यों पॉजिटिव ई नॉट होता है कॉपर का। और कुछ ये भी हमने करा दिया, एबिलिटी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की एबिलिटी होती है। यहाँ एक क्वेश्चन देख लो कैसा है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज। अब ये 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, बताया गया है कि VO2+ जो है सबसे कम इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर है, सबसे ज्यादा है MnO4- की। ऐसा क्यों है, तो याद रखना ऑक्सीडाइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर काफी ज्यादा है, कितना है 7, है ना, +7 का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इसका है, इसी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। Cr2O7 में Cr2O7 7×2 = 14, 14 में से 2 गए 6, +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट है Cr का, तो ये थोड़ा कम ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। और VO2 में यहाँ पे 2×4 +1 5, तो ये +5 में है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, अगर VO2O5 में जो वेनेडियम है ये +5 में है, Cr यहाँ पे +6 में है, और Mn देखो +7 में है, तो ऑक्सीडेशन पावर जो है ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है। जितना अच्छा ऑक्सीडेशन, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर आ जाएगी। ठीक है, तो कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, किसके अंदर ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है, MnO4 की वजह से, क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। ठीक है। हम्म देखो, ई नॉट जो होता है यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ई नॉट जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर के ये भी प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे साइन को आपको कंसीडर करना है, इंक्लूड साइन आल्सो। ई नॉट, जितना ज्यादा ई नॉट होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, लेकिन आपको साइन को इंक्लूड करना है, मतलब आपको साइन के हिसाब से देख के चलना है कि कौन ज्यादा, साइन को भी लेके चलना है ना, क्योंकि नेगेटिव अगर है कोई चीज, तो जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होती है, रियल में उतनी ही कम वैल्यू होती है उसकी, है ना। तो याद रखना है, ई नॉट अगर दे रखा है और उससे आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करनी है, तो ई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। साइन आपको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल है -1.18 -0.91, इस तरह के सारे आपको ई नॉट दे रखे हैं, इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर आपको पूछ दिया है कि सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, तो आपकी कॉपर की हो जाएगी, क्योंकि कॉपर में देखो +0.34 है, बाकी सारे के सारे निगेटिव है। और यही आपको बताया गया था कि कॉपर जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, ओ पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू देता है ना। ये भी मैंने बता दिया कि पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू क्यों होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr+2 या Fe+2। तो ये देखो Cr+2 Fe+2 में ऑलरेडी मैं क्वेश्चन ये करा चुका हूं ना, है ना। Cr+2 में Fe+2 में Cr+2 बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, और क्यों है, क्योंकि हाई एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। ये देखो
Cr+2 ऐसा होता है और Fe+2 ऐसा होता है। जब यहाँ पे +3 में चला जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन भी हट जाता है। Cr+3 के जो D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो Cr+2 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बता दिया है, बोर मैग्नेट्रॉन भी बता दिया है, ठीक है। बस ये हो गया। तो ये हमारा कौन सा चौथा पेज था शायद, है ना, नोट्स का। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसका नोट्स ये है, ठीक है। पहली चीज, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये कलर देते हैं व्हेन दे गेट एक्साइटेड फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स में अगर वो लो एनर्जी डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाते हैं तो ये एक कलर देते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसमें और अच्छे से आपको बताया गया कि कलर्स कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है कलर देते हैं जब वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, डी ऑर्बिटल्स में कई सारे एलिमेंट्स कैटलिस्ट के तरह काम करते हैं। दो रीजन है। पहली चीज, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देखा था, Mn जो है मैंगनीज, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट देता है ना, +2 से लेके +7 तक। तो एक्ट एज ए कैटलिस्ट एक रीजन है कि ये कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो कई सारी बॉन्डिंग कर सकते हैं, है ना, अलग अलग फॉर्म में। जैसे 2 बॉन्ड भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी। तो पहला तो रीजन ये है, ठीक है। दूसरा, फॉर्मिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये अच्छे से आसानी से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कई बार अच्छा कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट का रीजन हो गया। दूसरी चीज, दो कैटलिस्ट आपको याद रखना है। कैटलिस्ट अगर हेबर्स प्रोसेस में आती है, हेबर्स प्रोसेस मतलब नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना, ये हेबर्स प्रोसेस होती है। बेसिकली अमोनिया बनाया जाता है नाइट्रोजन का यूज करके। तो हेबर्स प्रोसेस में आयरन को कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। दूसरा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 को बनाया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में V2O5 यानी वेनेडियम ऑक्साइड जो होता है इसको कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। ये दोनों कैटलिस्ट कई बार पूछे गए हैं, तो अच्छे से याद रखना, ठीक है। कैटलिस्ट हेबर्स प्रोसेस में और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ठीक है। अब पॉइंट आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स आर ट्रैप्ड इन लैटिस ऑफ मेटल। मेटल के लैटिस मान लेते हैं, डी ब्लॉक का कोई मेटल है, उसका बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे एटम्स अगर किसी और एलिमेंट के आगे फंस जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। ये नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में ViH 0.56, तो देखो स्टोइक्योमेट्री इसकी अजीब सी है ना। हम नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, एक हाइड्रोजन तो दूसरा क्या है, कार्बन है, या फिर एक हाइड्रोजन है उसके चार साथ 3 कार्बन है, एक कार्बन है उसके साथ 4 हाइड्रोजन है ना। लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट में आ रहा, एक वेनेडियम के साथ 0.56 हाइड्रोजन है। इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली यहाँ पे एक वेनेडियम के साथ ये नहीं है, कई सारे वेनेडियम को लेकर देखेंगे तो आएगा आपका सही से। तो इसीलिए हम कह रहे हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होता है, यानी स्टोइक्योमेट्री यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रही है ना। एक वेनेडियम के साथ 0.56 हाइड्रोजन आ रहा है। ऐसे देखो TiH 1.7, एक टीआई के साथ जो 1.7 हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, नॉट टिपिकल आयनिक और कोवलेंट। ना ही ये सही तरीके से आयनिक के फॉर्म में दिखते हैं और ना ही कोवलेंट के फॉर्म में, हालांकि स्ट्रांग बहुत होते हैं ये, ठीक है। तो ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एग्जांपल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ViH हो गया, ViH 0.56, TiH 1.7, Fe3H, TiC एक्सेट्रा, ये सारे इंटरस्टिशियल है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हो सकता है कभी कभी स्टोइक्योमेट्रिक भी दिख जाए, है ना। हाँ, एलॉय बनाते हैं, कई सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एलॉय बनाते हैं। एलॉय क्या होता है? होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड का होमोजेनस सॉल्यूशन होता है, उसी को हम एलॉय कहते हैं। एलिमेंट्स शुड हैव सिमिलर साइज। ऐसे एलिमेंट्स के पास सिमिलर साइज होना चाहिए जिनको मिक्स करके हमें एलॉय बनाना है, ठीक है। अगर सेम साइज होगा, सेम नहीं मतलब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा 5-10% का 15% का फर्क हो, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। अब दो एलॉय आपको बताए गए हैं, ब्रास जो कि कॉपर और जिंक से बना हुआ है, और ब्रॉन्ज जो कि कॉपर और टिन का एलॉय है। तो ये दोनों याद रखना, ठीक है। तो यही हो गया यहाँ पे खत्म। देख लेते हैं कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ से शुरू किया था हमने, कलर कंपाउंड हमने पढ़ दिया, कलर क्यों आता है। हाँ, यहाँ देखना है एक चीज कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही मतलब जिस एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही एलिमेंट कलर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर 3D0 और 3D0 का कॉन्फ़िगरेशन है तो कलरलेस आ रहे हैं, क्योंकि एक भी पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे जो बाकी बचे होंगे सब पेयर्ड होंगे। ऐसे ही यहाँ पे नीचे देखो 3D10 कॉन्फ़िगरेशन, सारे मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है तो सारे के सारे पेयर्ड होंगे, और ये भी कलरलेस होगा। तो जहाँ पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे होंगे वहाँ कलरलेस आएगा, लेकिन जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंपाउंड कलर देगा, ठीक है। ये भी है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक टॉपिक है, लेकिन ये यूनिट 9 में मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में पूरा आपको डिस्कस किया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है।
बाकी ये सब बता दिया आपको हमने, इंटरस्टेशियल कंपाउंड भी बता दिया। ध्यान देना ये। देखो, मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है इसके अंदर, इनर्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ही हार्ड होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब ज़्यादा रिएक्शंस नहीं देते हैं। एलॉय भी बता दिया, ठीक है, बस इतना हो गया। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, है ना, ये पेज कंप्लीट हो गया, अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला पेज यहाँ पे। हाँ, तो अब यहाँ देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इज प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रहेगा और उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। तो कभी भी कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करना हो तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, एक यहाँ पे बात लिखी है, V2O5 और Cr2O3 ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। आगे ऑक्साइड भी लिख देता हूँ मैं, एम्फोटेरिक। एक सेकंड। तो जो V2O5 और Cr2O3 है, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की पूरी लिस्ट है, तो यहाँ इसी चैप्टर में अभी हम आगे पेज पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की सारे पढ़ देंगे, जितने भी एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, V2O5 Cr2O3 आर एम्फोटेरिक, ठीक है। बैटरी खत्म हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, जरा लगा देता हूँ। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो दो कंपाउंड्स हमें थोड़ा बहुत पढ़ने हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4, है ना। तो K2Cr2O7 जिसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो मेथड है, लैब वाला और इंडस्ट्री वाला, ठीक है। लैब में क्या किया जाता है, हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट लिया जाता है, K2Cr2O4, इसको पोटेशियम क्रोमेट कहते हैं। एक एसिड ले लिया जाता है H2SO4, इससे रिएक्ट कराया जाता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदल जाता है पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। साथ में K2SO4 H2 मिलता है। तो ये लैब मेथड है। लैब मेथड में डायरेक्ट देखो, हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी से हम बना रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्रोमेट से बना रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड में देखो क्या होता है, हम क्रोमाइट ओर लेते हैं। क्रोमाइट ओर बेसिकली आयरन की ओर होती है, FeCr2O4 होता है, ठीक है। इसको सोडियम कार्बोनेट से मतलब रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है सोडियम क्रोमेट। तो Na2Cr O4 ये है सोडियम क्रोमेट, साथ में आयरन ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो जो सोडियम क्रोमेट बन गया, अब हम इसको लेंगे, सोडियम क्रोमेट हमने लिया। सोडियम क्रोमेट को हम H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे, अब बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट। तो देखो, जब पोटेशियम क्रोमेट को H2SO4 से रिएक्ट कराया तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया था। सोडियम क्रोमेट को H2SO4 से ट्रीट कराया तो बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। तो ये है हमारा सोडियम डाइक्रोमेट, साथ में Na2SO4 H2 बनता है, ठीक है। अब देखो, अब जो सोडियम डाइक्रोमेट है इसको KCl से रिएक्ट करा देंगे, जिससे कि जो सोडियम है वो रिप्लेस हो जाए पोटेशियम से। तो सोडियम बाहर निकल गया और पोटेशियम यहाँ पे आ गया क्रोमेट के साथ, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास बन गया। तो इंडस्ट्रियल मेथड में तीन स्टेप होते हैं और शुरुआत हम क्रोमाइट ओर से करते हैं। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या है, FeCr2O4, बेसिकली आयरन क्रोमेट है ये, ठीक है। आयरन क्रोमेट को हम सोडियम क्रोमेट में चेंज कर देते हैं, सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में, और सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से रिएक्ट करा देते हैं, जिससे कि सोडियम की जगह पे पोटेशियम आके लग जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, देखो, बोथ सोडियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। सोडियम क्रोमेट और पोटेशियम दोनों। हाँ, अब KMnO4 की बात करते हैं, जिसे पोटेशियम पर मैंगनेट कहते हैं। इसके प्रिपरेशन में भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि पहले हम MnO2 ले लेते हैं, MnO2 को KOH से रिएक्ट करा देते हैं KNO3 के प्रेजेंस में, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो KNO3 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इससे बन जाता है हमारे पास K2MnO4, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंगनेट, जो MnO2 है, ये इसको हम मैंगनेट कहते हैं। तो मैंगनेट से हमारे पास पोटेशियम मैंगनेट बन गया, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम मैंगनेट को हम लेते हैं H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट बन गया। तो मैंगनेट और पर मैंगनेट में आप अंतर देख रहे हो, MnO4 था, K2MnO4 था, अब यहाँ पे KMnO4 हो गया, ठीक है। KMnO4 यहाँ पे बन गया पोटेशियम पर मैंगनेट, जो कि हमें बनाना था, और साथ में MnO2 और वाटर मिल गया। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कि जो कि लैब में यूज किया जाता है, दूसरा वाला तरीका, इसमें हम सीधा Mn+2 का आयन लेते हैं। Mn+2 में H2OH-2 से रिएक्ट करा देते हैं वाटर के प्रेजेंस में, और सीधा हमारे पास MnO4- बनता है। और MnO4- बेसिकली क्या है ये हमारे पास MnO4 जो है ये परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट, ये बेसिकली परमैंगनेट आयन है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी है। इसी में आगे के लगा दो, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ठीक है। तो ये परमैंगनेट आयन ऑलरेडी हमारे पास बन गया। यहीं पे हम MnO+2 की जगह पे Kmn+2 का कुछ कोई पोटेशियम का और मैंगनीज का कंपाउंड दिए होते तो सीधा हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट आयन मिलता है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है। तो KMnO4 में भी दो तरीका हमने पढ़े हैं, और पोटेशियम क्रोमेट में भी दो तरीके पढ़े हैं। दोनों KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम वो पेज कर चुके हैं, मतलब अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने ये वाला पेज कर लिया, और अब बाकी के 2-3 पेज जो होंगे उसका हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो अब इस पे आ जाते हैं सीधा। ठीक, तो अब हम आ गए एफ ब्लॉक पे। तो अभी तक हम कहाँ पे थे? डी ब्लॉक में, है ना। हर चीजें डी ब्लॉक की पढ़ रहे थे, अब हम आ गए एफ ब्लॉक पे। तो एफ ब्लॉक में हमारे पास लेंथोनाइड्स आते हैं, एक्टोनाइड्स आते हैं। लेंथोनाइड जो है लेंथम से शुरू होते हैं ल्यूटिटियम तक। तो लेंथम 57 मतलब एटॉमिक नंबर होता है, ल्यूटिटियम का 71, तो 57 से 51 तक लेंथोनाइड होते हैं। एक्टोनाइड एक्टिनाइड से शुरू होते हैं, एक्टिनम से शुरू होते हैं जो कि 89 एटॉमिक नंबर होता है। लॉरेंसियम पे खत्म होते हैं जिसका 103 होता है। तो 89 से 103 तक यहाँ पे एक्टिनोइड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो लेंथोनाइड्स होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है। पहले हमने जेनॉन ले लिया है, जेनॉन तो 54 जो है हमारा यहीं पे कवर हो गया ना। 54 जेनॉन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 54 ही तो होता है। तो 54 तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, फिर उसके आगे हमारा 6s2 5d में 0 से 1 तक। तो याद रखना यहाँ पे 5d के इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं कि 5d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 है या फिर 1 है। क्योंकि नॉर्मली तो 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, लेकिन जो लेंथोनाइड होते हैं उसमें 5d में 0 इलेक्ट्रॉन या फिर पाया जाएगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। फिर इसके बाद 4f जो कि 1 to 14 तक जाएगा। अच्छा, 5d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा किसमें 0 है किसमें 1 है? तो एक ही चीज ध्यान देना कि D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो 5d है इसमें 1 जो है किसमें रहेगा? लैंथनम में, सीरियम में, गैडोलिनियम में और ल्यूटिटियम में। ये चार ही ऐसे हैं जिनमें D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। बाकी इसके अलावा जितने भी बचे उसमें आप D0 लगा देना। तो ये तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथोनाइड के लिखने का। आपको जेनॉन लगाना है, जेनॉन में 6s2 आगे लिखना है, फिर 5d और फिर 4 है। 4 में तो 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। 5d में 0 और 1 हो सकता है। तो D1 का कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं चारों में होता है, लैंथनम, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटिटियम में। ठीक है, हाँ, ज्यादातर एक्टिनोइड जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। इसी वजह से जो एक्टिनोइड की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छे से डिफाइन नहीं है। और इसी वजह से आप देखेंगे एक्टिनोइड के नाम पे हम बहुत ही कम चीजें पढ़ेंगे। वैसे दिया है एनसीईआरटी ने कई चीजें, लेकिन उन कई चीजों में ज्यादातर एनसीईआरटी लिखता है कि आर नॉट वेल डिफाइंड। तो अच्छे से क्योंकि डिफाइन नहीं है इसीलिए नीट में क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं एक्टिनोइड से। ठीक है, आपने एक्टिनोइड से लगभग कभी ही चाहे क्वेश्चन देखे हो। तो इसी वजह से एक्टिनोइड जो होते हैं वो ज्यादातर हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं। और कुछ कुछ एक्टिनोइड तो इतने कम मिलते हैं कि जैसे 0.1 मिलीग्राम मिल गया है बस, उससे ज्यादा मिल ही नहीं पाया। तो 0.1 मिलीग्राम कोई चीज मिली है तो उसमें कितना ही एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसी वजह से ज्यादातर इलेक्ट्रोनाइट जो होते हैं उनकी केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और ज्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक, सिमिलर साइज ऑफ 4d एंड 5d। 5d और 4d जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनका सेम सिमिलर साइज होता है। सीरीज इलेक्ट्रॉन मतलब जो 4d सीरीज होती है, जो 5d सीरीज के और एलिमेंट्स होते हैं, इनका सेम साइज होता है लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है रीजन है। अच्छा, बेस्ट यूज ऑफ लेंथोनाइड्स। लेंथोनाइड का सबसे बड़ा यूज क्या है? एलॉय को बनाने के लिए सबसे बड़ा यूज लेंथोनाइड्स का यही होता है, एलॉय बनाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, मिस्ट मिसल। तो मिस्ट मेटल जो होता है इसमें डबल एल नहीं होगा, एक्चुअली एनसीईआरटी ने डबल एल लिखा है, इस वजह से यहाँ पे डबल एल लिख दिया मैंने, है ना। सिंगल एल ही लगाओ यहाँ पे, डबल एल भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मिस्ट मेटल इसको कहते हैं, मिस्ट मेटल। तो मिस्ट मेटल एलॉय में क्या क्या होता है? 90% कुछ ना कुछ लेंथोनाइड्स होंगे, है ना। 2-3 लेंथोनाइड को मिक्स करके 95% लेंथोनाइड डाल दिया जाएगा। बचा हुआ 5% आयरन डाल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लगभग है, लगभग 95% लेंथोनाइड, लगभग 5% आयरन। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स और भी डाले जाते हैं, लेकिन ट्रेस अमाउंट में। ट्रेस मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे अमाउंट में, जैसे कि सल्फर, कार्बन या कैल्शियम, एल्युमिनियम, इन सबको बहुत ही थोड़े थोड़े अमाउंट में डाला जाता है। तो इससे हमारा मिस्ट मेटल बनता है। तो लेंथोनाइड्स को कई सारे एलॉयज बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, मिस्ट मेटल कहाँ पे यूज होता है? जो गन होती है, जो, है ना, जो गन होती है, जो अलग अलग तरह के एक्सप्लोजिव होते हैं उनकी शेल बनाने के लिए यूज होता है ना। तो जिसमें बेसिकली जिसमें बुलेट रखी होती है ना, उसको उसको बनाने के लिए। तो बुलेट बेसिकली आप कह रहे हो, बुलेट जो होती है, जो गोली होती है, उसको बनाने के लिए मिस्ट मेटल यूज किया जाता है। ठीक है, हम्म। अगला पॉइंट, अच्छा ये ध्यान दो जरा कि मैंने यहाँ पे लिखा है सिमिलर साइज ऑफ 4d और 5d ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है? कि एक्चुअली होता ये है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है किसी एटम का, और उसके बगल बगल हम वो बना लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। हम्म, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल बगल हम शेल बना लेते हैं। जैसे ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है ना, ये तीसरी शेल है, ऐसे। तो अब देखो न्यूक्लियस क्या करता है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है ना। जो इलेक्ट्रॉन पहली सेल में मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4
5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तीसरी सेल में और भी कई सारे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोनाइट कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा समझ लेते हैं। अब न्यूक्लियस क्या करता है, हर एक पे फोर्स लगाता है और उनको पकड़ के रखता है। जैसे इसने इस पे फोर्स लगाया हुआ है ना। फिर इसी ने इस पे भी फोर्स लगा रखा है, इस पे भी लगा रखा है, इस पे भी, हर एक पे फोर्स लगा के। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। लेकिन क्या होती है दिक्कत यहाँ पे, देखो नाइट्रोनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या आता है। जैसे इस न्यूक्लियस ने इसको तो अच्छे से पकड़ रखा है, इस एटम को। फिर इसके जस्ट पीछे ये वाला एटम है, इसने इसको भी अच्छे से पकड़ रखा है, ठीक है। लेकिन अब इसके भी पीछे जो एटम्स होंगे उन पे बहुत ज्यादा फोर्स लग नहीं पाएगा, ठीक है। और जब ज्यादा फोर्स नहीं लग पाएगा तो शील्डिंग नहीं कर पाते हैं वो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ऐसे कुछ। मान लेते हैं ये तो एटम है ही, ये वाला है। फिर यहाँ पे एक एटम है और फिर एक और शेल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये चौथी शेल है जिसमें एफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये एफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सारे ये एफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब न्यूक्लियस ने जो है, जो एफ इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्डिंग नहीं कर पाते हैं। शील्डिंग नहीं कर पाते मतलब, जैसे इसने अपना क्या कहते हैं, अट्रैक्शन इसने लगाया, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाया न्यूक्लियस ने, ठीक है। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। जैसे कोई दूसरा कलर लेते हैं उसको, जैसे एक सेकंड रुक जाओ, कलर चूज कर ले रहा हूँ मैं, हाँ? जैसे इसने इस पे अपना फोर्स लगाया, ठीक है। फिर इसके जस्ट पीछे ये वाला इलेक्ट्रॉन था, इस पे भी फोर्स लगा दिया। फिर इसके पीछे ये इलेक्ट्रॉन है। अब धीमे धीमे न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। इस पे काफी ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, इस पे उतना कम अट्रैक्शन नहीं लगेगा, उस मतलब उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगेगा, इस पे और अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। अब एफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या खासियत है कि ये अट्रैक्शन को कम नहीं होने देते। मतलब अगर मान लेते हैं ये एफ इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था न्यूक्लियस की वजह से, और यहाँ पे वो 3 न्यूटन ही बचा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से वो 3 न्यूटन के आसपास ही रहेगा, 2.5 न्यूटन 2 न्यूटन के आसपास ही रहेगा। मतलब ज्यादा फोर्स जो है वो उतना कम नहीं हुआ जितना पहली बार में कम हुआ। यहाँ पे 10 न्यूटन था, यहाँ पे 10 से सीधा 3 हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं 2.9 रह गया। ये एक एफ इलेक्ट्रॉन है। तो एफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शील्ड नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियस के फोर्स को। मतलब जो न्यूक्लियस का फोर्स है उसको रोक नहीं पाते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन्स रोक रहे हैं न्यूक्लियस के फोर्स को, एफ इलेक्ट्रॉन नहीं रोक पा रहे हैं। अब एफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस का फोर्स नहीं रोक पाएगा तो जो फोर्स है वो यहाँ पे अच्छा खासा लगेगा, इस जगह पे अच्छा खासा। मान लेते हैं 2.5 का न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो इससे क्या होता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये अच्छे से पकड़े रहेगा न्यूक्लियस। और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्यों पकड़ रखा है इसने, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स ने शील्डिंग नहीं कर पाई। शील्डिंग मतलब है रोक नहीं पाया फोर्स को, न्यूक्लियस के फोर्स को रोक नहीं पाए एफ इलेक्ट्रॉन। अब शील्डिंग होने के ना होने की वजह से क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि मान लेते हैं 10, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स था, यहाँ पे 3 न्यूटन, यहाँ पे 2.9 न्यूटन, यहाँ पे सीधा सीधा 1 न्यूटन के आसपास बचता है। लेकिन यहाँ पे 2.5 न्यूटन है। अब 2.5 न्यूटन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पास पास आ जाते हैं। और न्यूक्लियस जो ओवरऑल एटम का साइज, अगर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ना होता तो लगभग एटम का साइज जहां पे इतना होना चाहिए था, वो साइज जो है वो इतना हो जाता है। तो साइज में रिडक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग बाई एफ इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यही होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और क्यों, उसकी वजह से साइज जो है वो कम हो जाता है, ये भी आपने देख लिया, ठीक है। तो जो 4D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, जो 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, इनका साइज जो है लगभग बराबर होता है। जबकि 4D का छोटा होना चाहिए, 5D का साइज बढ़ जाना चाहिए। लेकिन साइज जो है लगभग बराबर होता है इन दोनों का। क्यों, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, आखिरी पॉइंट हमारा। Shading of a 4f electron by another is more than shading of a d electron by another in a series. f इलेक्ट्रॉन की जो शेडिंग होती है वो ज्यादा होती है। एक f इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे f इलेक्ट्रॉन पे जो शेडिंग का प्रोवाइड करता है, शेडिंग इफेक्ट, वो ज्यादा होता है कंपेयर टू d इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बताया था f इलेक्ट्रॉन की शेडिंग पुअर होती है, इस वजह से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है। d इलेक्ट्रॉन की भी शेडिंग बहुत ही अच्छी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी f से तो काफी ठीक होती है। तो इसीलिए कभी कभी डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपने देखा था एक आपको वो पूछा जाता है, साइज का एक एक्सेप्शन काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो साइज नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे अगर हम ऊपर से नीचे आए तो देखो ऐसे होता है कि बोरॉन, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर गैलियम होता है ना। ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। अब नॉर्मली क्या होता है कि बोरॉन जो होता है उससे बड़ा एल्युमिनियम होता है, उससे बड़ा गैलियम होता है। नॉर्मली ऐसा चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइज का एक एक्सेप्शन आता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। और एक्सेप्शन क्या होता है कि एल्युमिनियम का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है गैलियम से, जबकि एल्युमिनियम जो है वो ऊपर है, वो छोटा होना चाहिए। गैलियम जो है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन एल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है गैलियम से। ये डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से है, डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से है।
शील्डिंग की वजह से। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये अच्छे से ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है, कि यहाँ पे एल्युमिनियम का साइज गैलियम से क्यों बड़ा होता है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब डी इलेक्ट्रॉन की भी पुअर शील्डिंग रहती है, लेकिन यहाँ पे देखो शील्डिंग ऑफ अ 4f इलेक्ट्रॉन बाई अनदर इज मोर, 4f के इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। नॉर्मली क्या होता है भाई, किसी भी आप पीरियड में जाएंगे सीरीज मतलब सॉरी, किसी भी अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो ऊपर से नीचे आने पे शेल का नंबर बढ़ता है, एक एक सेल बढ़ती जाती है, और इसी वजह से हमेशा बोरॉन से बड़ा एल्युमिनियम होना चाहिए, एल्युमिनियम से बड़ा गैलियम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, एल्युमिनियम बड़ा हो जाता है गैलियम से डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं है ना 3 स्टार लगा देता हूँ, अच्छे से याद रखना, ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार। तो ये हमारा पेज खत्म हो गया है ना, यहाँ पे हमने लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी समझ लिया। अब आते हैं एक्टिनोइड्स की, थोड़ी बहुत बात हो रही है आगे चल के। और अब मैंने बताया एक्टिनोइड में बातें तो बहुत है, देखो ये सब बताया गया है ना, लेकिन इसमें आपको पूछा कुछ नहीं आता है, तो बहुत ही कम ही चीजें पूछी जाती हैं। तो एक चीज अच्छे से याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक्टिनोइड का नहीं पूछा जाता है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्टिनोइड का वो बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं है। तो अगर आप अगर आप ये सेक्शन देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्टिनोइड का, तो यहाँ पे आपको कंफर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं बताया गया है। बस आपको बताया गया कि F0 हो सकता है, F7 हो सकता है जो कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, F14 हो सकता है जो कि फुल फील्ड है ना, ये सब बताया गया, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं बताया गया, ठीक है। तो एक्टिनोइड में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है अच्छे से, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये ज्यादा होता है मूविंग फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट ड्यू टू मोर पुअर शील्डिंग बाई 5f इलेक्ट्रॉन। तो देखो डी इलेक्ट्रॉन की शेडिंग जो होती है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज्यादा शेडिंग 4f इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, 4f से ज्यादा शेडिंग 5f इलेक्ट्रॉन की होती है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट का, ये शील्डिंग इफेक्ट का आपका वो है, क्या कहते हैं, ऑर्डर है। तो डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग तो कम होती है, आपने अभी जस्ट पढ़ा, उससे ज्यादा 4f की होती है, और उससे भी ज्यादा 5f। अब क्योंकि एक्टिनोइड्स में 5f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से वहां पे शील्डिंग और ज्यादा होती है, इसलिए साइज में जो वेरिएशन होता है वो बहुत कम दिखता है, ठीक है। तो ये है एक्टिनोइड के बारे में। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको दे दूंगा एक लिख के। तो V2O5 जिंक के जितने भी ऑक्साइड है, वेनेडियम के तो V2O5 सिर्फ, जिंक के जितने भी ऑक्साइड हैं सब एम्फोटेरिक होंगे। एल्युमिनियम के, बेरियम के और गैलियम के सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगे। इसके अलावा जो आपको इसी चैप्टर में बताया गया है जहां पे हम पढ़ रहे थे, क्या नाम था उसका, Cr2O3, ये भी आपका एम्फोटेरिक होगा। तो ये इतने आपको एक साथ याद करने की, ये सारे एम्फोटेरिक हो गए। इसके अलावा इसी समय आपको ये भी याद करना है कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, तो CO, NO और N2O, ये तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तो बस यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये सब है आपके सामने, है ना, कि DNF ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, ये सब है, ये कोई कुछ खास नहीं है। बताया जा रहा है कि जो यूनाइटेड किंगडम है वहां पे कॉपर के कॉइन जो होते हैं वो एक्चुअली कॉपर के कोटेड स्टील के कॉइन होते हैं, स्टील के कॉइन होते हैं उस पर कॉपर का पानी चढ़ाया जाता है। सिल्वर वाले कॉइन जो होते हैं वो कॉपर और निकल के एलॉय होते हैं। तो ये सब कभी नहीं आएगा आपके, है ना, ये सब कभी नहीं आएगा आपको पूछने वाला। जो दो दो तीन चीजें ठीक ठाक लिखी हुई है, जैसे हेबर्स प्रोसेस का मेंशन किया गया है, निकल कैटलिस्ट का मेंशन किया गया है, ये सब आपको दूसरे चैप्टर्स में पढ़ना होता है। जैसे निकल कैटलिस्ट आपको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा रह नहीं गया है जो कि इसी चैप्टर में है, बाकी किसी चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में समझ लो आप डी ब्लॉक को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, उसमें कुछ खास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। और देखो कितने पेज के नोट्स हमने पढ़ लिए हैं, देखते हैं ऊपर से नीचे तक, है ना। यहाँ से हमने शुरू किया था डी ब्लॉक, एक सेकंड, है ना, ये दूसरा पेज था, हाँ ये पहला पेज था जो नोट्स का हमने पढ़ा था, मैं आपको ये अच्छे से रखना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला नोट्स आपका है, इसको अच्छे से रखना है, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर तीसरा पेज ये है, चौथा पेज ये है, पांचवा पेज ये है, ठीक है, ये है छठवां पेज। अच्छा एक चीज और याद आ गई, ये, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल चीज है। लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड बेसिकली लेंथनम है, लेंथनम को अगर कॉपर से रिएक्ट कराओगे तो LnC2 बेसिकली कार्बाइड बन जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन से रिएक्ट कराओगे नाइट्राइड बन जाएगा, सल्फर से रिएक्ट कराओगे तो सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के फॉर्म में बर्न कर दोगे तो ऑक्साइड बन जाएगा। एसिड से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन लिबरेट होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो हैलाइड बन जाएगा, और वाटर से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, साथ में हाइड्रोजन। तो ये केमिकल रिएक्शन है लैंथेनॉइड की, लेकिन अब इस रिएक्शन में देख लो क्या ही एक्स्ट्रा है,
है ना, जिससे रिएक्ट कर रहा हो वही चीज बन जा रहा है। तो कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं इस रिएक्शन में। तो ये है कि, लेकिन ये आपको अच्छे से थोड़ा सा एक बार याद कर लेना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान दे देना एक बार अच्छे से। तो हमने 6 पेज कर लिया था ना, ये 7वां पेज है और ये 8वां पेज है। बस 8 पेज ऐसे हैं जो नोट्स के। और वो बेसिकली 8 पेज जो है वो तो मैंने बहुत बड़ा बड़ा नोट्स लिखा हुआ है इस वजह से। अगर आप इसी 8 पेज को अपनी कॉपी में अगर आप अच्छे से लिखें अभी, तो 4 पेज आ जाएगा। तो ये 4 पेज आपको अच्छे से रखने हैं, ठीक है। बाकी ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, है ना। अच्छा लगा वो वीडियो तो शेयर कर देना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। ठीक है, बाय।